जय श्री महाकाल दोस्तों। आपके हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का मेन एग्जाम का पेपर है। मध्य प्रदेश बोर्ड का कक्षा 10 का मेन एग्जाम का आपके पेपर है ये। इसको आज जो है अपन जो है संपूर्ण पेपर का हल देखेंगे। अब मैंने पहले इससे पहले भी जो है यूट्यूब चैनल पर फास्ट लर्न यूट्यूब चैनल पर जो है पूरा कक्षा 10वीं का 2025 का वार्षिक परीक्षा का पेपर डाल रखा है। आप उसको अगर नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। और ध्यान रखना, मैंने त्रिकोणमिति जो है आपके प्रश्नावली 8 जो है उसको भी पूरी डाल रखी है। उसको भी आप जो है पूरी ए टू जेड सारे वीडियो देखे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें भी। और कक्षा 10 में ही आपके जो है मैंने जो है आपके 6 प्रश्नावली जो है मध्य प्रदेश बोर्ड में 6 प्रश्नावली जो है आपके त्रिभुज से संबंधित, समरूपता से संबंधित, सर्वांग समता से संबंधित और थेल्स प्रमेय से संबंधित वो भी डाल रखी है। तो आप उसको भी जो है पूरी को देखिए। चलो अपन जो है आपके जो है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का वार्षिक परीक्षा का जो है पूरा पेपर देखते हैं। और ध्यान रखना 2025 की बजाय भी 24 और 23 के सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। तो आप इसको इन दोनों पेपरों को तो बहुत ही अच्छे से याद करें, ध्यान रखिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं आपके। और इसके बाद में आ रहे देखो प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए। ऐसा बोल रहा हो कि इन दोनों में क्या कर रखा है उसने, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। जहां आवश्यकता हो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो चलो देखते देखे अपन पहला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर। ये पहला प्रश्न क्या आ रहा है आपके, देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके। ठीक है, वीडियो में कोई भी समस्या दिखे आपको, आवाज नहीं आती है, आवाज सही नहीं आती है, आपके जो है क्लियर नहीं आती है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेशन में लिखे। ये वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटी को जरूर दबाएं। ध्यान रखना वो घंटी जो है अभी आपके नवरात्रा की माता रानी की घंटी है, आप उसको जरूर दबाएं दोस्तों। चलो आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आज से 9 शुरू हुई, तो माता रानी आप पर जो है कृपा बनाए रखे, बहुत अच्छा याद करे, आप स्वस्थ रहे मस्त रहे। चलो देखो देखते देखे क्या कह रहा है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला वाला है आपके द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का प्रकार होता है। देखो ये आपके द्विघात समीकरण है, ध्यान रखना। एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 जो है ये आपके क्या है बोलो, द्विघात समीकरण है। और ध्यान रखना द्विघात समीकरण का अगर अपन जो है ग्राफ खींचते ना, द्विघात समीकरण का अगर अपन ग्राफ खींचेंगे तो ये ध्यान रखना है आपको, द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो जो है आपके क्या होता है, सरल रेखा होता है। सॉरी, द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है आपके, ठीक है ना, द्विघात समीकरण जो होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, परवलय होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और आपके एक चर वाले रेखिक समीकरण जो होते हैं, देखो नाम ही क्या है उनका, रेखिक समीकरण है, तो उनका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होगा। और ये आपके क्या है बोलो, द्विघात समीकरण है। ठीक है, दो घात वाला समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो आपके अगर द्विघात समीकरण का ग्राफ खींचोगे तो क्या आएगा बोलो, परवलय आएगा। क्या आएगा, परवलय। क्या आपको ध्यान रखना है। देखो परवलय आएगा इसका, अगर आप ग्राफ खींचोगे तो क्या आएगा, परवलय आएगा। और देखो दो चर वाले रेखिक समीकरण एक्स धन वाई बराबर जैसे 2 है, और 3x धन 4y बराबर क्या है बोलो 5 है। तो इस ये तो क्या है बोलो, रेखी समीकरण युग्म है। और रेखी समीकरण युग्म का अपन ने देखो ग्राफ की, आप अगर ग्राफ खींचोगे तो या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, या दोनों रेखाएं समांतर होगी, या फिर दोनों रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। तो देखो रेखाएं तो आ रही है आपके, इनकी क्या आई थी बोलो, रेखाएं। लेकिन ध्यान रखना ये आपके एक चर वाले रेखिक समीकरण है, अर्थात इनकी घात एक है तो इनकी सरल रेखा आएगी। लेकिन ये दो घात वाला है तो इसका जो आपके क्या आलेख प्रकार का होगा, तो परवलय प्रकार का। आपके सी आ जाएगा ऑप्शन सही, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा आपके, इसको ध्यान रखना है। चलो अब अपन अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, रेखी समीकरण युग्म a1x प्लस b1 y प्लस सी वन बराबर 0 और a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, ये संगत कब होता है भाई। अरे भाई संगत बात कर रहा है, ठीक है। आश्रित और संगत तो जब होता है जबकि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पहला वाला। ठीक है, ये दोनों समीकरण जो है आश्रित और जो है संगत कब होता है, ऐसा कह रहा। आश्रित तो संगत जब भी होते हैं आपके, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0 जो है ये आपके क्या कह रहा है, संगत और आश्रित कब होंगे, जब संगत और आश्रित तो जब होंगे जबकि A1 बटे A2 क्या होगा, बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। तो ये संगत होंगे और आश्रित होंगे, एक दूसरे पर आश्रित होंगे, मतलब पहले का मान रखोगे तो दूसरे का मान निश्चित आएगा, और दूसरे का रखोगे तो पहले का वो निश्चित मान आएगा, एक दूसरे पर आश्रित समीकरण रहेंगे। तो आश्रित और संगत होंगे, ध्यान रखना। इसका सही विकल्प जो है ए वाला सही आ जाएगा। देखो इसको कभी क्रॉस कर गुणा करके भी दे देता है, ध्यान रखना, इधर गुणा हो जाएगा तो क्या होगा आपके A1 B2 बराबर नहीं होगा, क्या होगा A2 B1। ये ध्यान रखना, ये भी, ये और ये दोनों एक ही बात है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला वाला देखो सही विकल्प देखते हैं अपन। तीसरा वाला सही विकल्प है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब नहीं होंगे भाई। A1 देखो ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ठीक है। देखो जब आपने देखा होगा विविधकर, बी वर्ग ऋण 4ac को क्या कहते हैं, बोलो विविधकर, मानक वर्ग समीकरण का विविधकर। तो विविधकर का मान 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, विविधकर का मान बी वर्ग ऋण 4ac को क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं। और विविधकर का जो मान होता है या क्या होता है, बोलो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। ध्यान रखना, इस स्थिति में तो वास्तविक होते हैं, क्या होते हैं, बोलो वास्तविक होंगे। और जब विविधकर का मान जो है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, यानी कि ऋणात्मक मान आता है, इसको हल करोगे ऋणात्मक मान आएगा, तब क्या होगा, बोलो वास्तविक नहीं होंगे, मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो वो क्या कह रहा है, वास्तविक कब नहीं होंगे, तो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखो इसमें दे रखा बी वर ऋण 4ac लेस देन 0, बी वर ऋण 4ac का मान 0 से छोटा होगा, तब जाके मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अगला आ रहा है, देखो चौथा वाला सही विकल्प क्या कह रहा है आपके, चौथा वाला आपके क्या आया, देखो चौथा वाला देखते हैं। देखिए आपके चौथा जो है वो क्या है, उसको अपन जो है देखते हैं। चौथा वाला सही विकल्प क्या कह रहा है, देखो चौथा वाला सही विकल्प आपके एपी दे दी उसने। एपी क्या दे रखी है, देखो आपके एपी दे रखी है -3 -1/2 दो डेस डेस का 11वां पद पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 11वां पद थे, 11वां पद क्या होगा। तो देखो ये तो आपके पहला पद हो गया, पहला पद यानी कि ए का मान हो गया आपके -3। और देखो अपन दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाएंगे तो इसको सार्वंतर कहते हैं, और इसको डी से लिखते हैं कॉमन डिफरेंस को। क्या करेंगे, अगले पद में से इसको घटाऊंगा, बोलो पहला पद -3 है तो -3 को घटाऊंगा तो ये -1/2 तो ऐसे लिखा, या माइनस माइनस +3 हो जाएगा। चलो लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हो, डायरेक्ट भी घटा सकते हो। ध्यान दो इधर, देखो आप 3 में से आधा घटाओगे, वैसे ही माइनस का 1/2 तो 2.5 बच जाएगा, 2.5 को 5/2 लिखते हैं, तो आप ऐसे भी हल कर सकते हो, नहीं तो लघुत्तम लेके हल कर लो। देखो ये आपके, देखो इसके बटे में 2 है, अपन ने 2 एलसीएम ले ली, जिसके बटे में एलसीएम वाली संख्या होती है, लघुत्तम वाली संख्या होती है, उसके ऊपर बटे वाली का गुणा नहीं किया जाता है, दूसरी संख्या को गुणा करेंगे। तो ये -1 तो ऐसे लिख दिया, प्लस 2 का गुणा 3 में किया, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 5, 5/2 आएगा आपके। क्या आ रहा बोलो, ये सार्वंतर आया, लेकिन उसने 11वां पद पूछा है, तो देखो एन का मान 11 आ गया आपके, एन का मान क्या आ गया, बोलो 11। 11वें पद के लिए एन का मान आपके क्या आ गया, बोलो 11 आ गया है। 11वें पद के लिए एन का मान क्या आ गया आपके, 11 आ गया, ये ध्यान रखना आपके। चलो तो अब अपन एनवा पद निकालने का तो ये फार्मूला है, देखो एनवा पद निकालना है तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। इस सूत्र में अगर अपन मान रख देते हैं, 11वां पद निकालना है तो 11वें एनवें पद के लिए एन लिखेंगे, तो 11वें पद के लिए ए 11 लिख देंगे, ठीक है। 11वें पद के लिए 11 लिख दिया, और ए का मान देखो पहला पद क्या है, -3 लिख दिया, प्लस देखो एनवें पद के लिए यहाँ एन आता है, एनवें पद के लिए यहाँ एन आता है, तो 11वें पद के लिए यहाँ 11 आ जाएगा, यानी कि आपकी 11 -1 हो जाएगा। और डी देखो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस आपके क्या आया था, बोलो 5/2 आया था, 5/2 लिख दिया अपन ने। यहाँ देखो इसको यही हल कर लेते हैं अपन, यही हल करते हैं इसको, तो देखो ये -3 तो अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है, -3 अपन ने ऐसे ही लिखा है -3, और ये प्लस, देखो ये प्लस, यहाँ देखो 11 में से 1 घटेगा 10 आया, और 10 गुणा 5/2 है, और 2 से अगर काटेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और ये -3 ऐसे लिखेंगे, 25 हो रहा है देखो, और 25 में से 3 घटेंगे तो 22 आ जाएगा आपके, जो कि बी ऑप्शन में आ रहा है आपके, ठीक है, बी ऑप्शन सही आ जाएगा इसका 22 वाला। तो आगे चलते हैं, देखो अगला 5वां, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या है, देखो ठीक है, थेल्स का जो समय काल है, ठीक है, थेल्स प्रमेय जिसने दिया था,
ठीक है, आपके किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। उसको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं और थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स का समय काल क्या कह रहा है, वो क्या होता है बोलो। तो इसका 640 से आपके जो है 546 ईसा पूर्व होता है, ध्यान रखना। तो इसके ए वाला सही विकल्प आ जाएगा आपके 640 से 546 वाला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लेकिन देखो बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपके फार्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, दो बिंदुओं मान लो ए बी है, ठीक है, ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ए बी की। दो बिंदुओं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, इसका जो आपके सूत्र होता है वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ये फार्मूला होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो अपने को इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। PQ लिया है, इसने PQ नाम दिया है तो अपन क्या लिख देंगे बोलो, यहाँ पर PQ लिख देंगे, PQ के बीच की दूरी लिखेंगे। और देखो यहाँ पर P के निर्देशांक तो दिया है 3,2 और आपके P के निर्देशांक तो क्या दे रखा है बोलो, 3,2, 3,2 और Q के निर्देशांक इसने दिया है -2, -2, -3 दिया है। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है। देखो तो क्या करेंगे, देखो ये x1 ये x2 y2 हो जाएंगे और ये x1 y1 हो जाएंगे, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। ध्यान रखना ये x2, ये x2 माइनस x1 लिखेंगे, x2 माइनस x1 पहला वाला निर्देशांक आपके ध्यान रखना ये x1 है x2 है, तो क्या लिखेंगे बोलो x2 माइनस x1। तो x2 का मान तो क्या हो -2, ये तो सूत्र का माइनस, फिर x1 का मान कितना आ रहा बोलो 3, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1। देखो ये y1 है ये y2 है, दूसरा वाला जो निर्देशांक होता है y होता है, तो y2 का मान तो आपके -3 है, ये सूत्र का माइनस है, y1 का मान आपके 2 है, तो यहाँ अपन 2 लिख दिया, यहाँ भी वर्ग था वर्ग किया। -3 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, -5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ भी -3 और -2 जोड़ेंगे तो -5 का वर्ग हो जाएगा और अंडर रूट लगा दिया अपन ने। लेकिन ध्यान रखना माइनस वाली का वर्ग क्या होता है, धन होता है, 5 का वर्ग क्या हो जाए 25 और यहाँ भी 5 का वर्ग क्या हो जाए 25 अंडर रूट में। ठीक है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक मान हो जाता है। या आप ध्यान रखना कोई भी ऋण संख्या है, अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है और उसका वर्ग है या फिर सम संख्या में घात है, ध्यान रखना, तो उसका ध्यान रखने उसका मान धनात्मक ही आएगा, मान कुछ भी आओ लेकिन धनात्मक आएगा। तो चलो देखो इसको देखते हैं, अपन हल करते हैं। ठीक है, यहाँ इसको आगे हल कर लेते हैं, इसको आगे हल करेंगे तो देखो 25 और 25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, अंडर रूट में क्या आएंगे बोलो 50 आएंगे और 50 का वर्गमूल निकालोगे आप तो क्या आएगा, देखो 2 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25, 25 दूना 50, तो देखो 2 5 में से एक 5 बाहर निकला, अंदर कौन बचा बोलो 2, अंडर रूट में 2 बच गया, तो 5 वर्गमूल 2 आया आपके। ठीक है, क्या आया बोलो 5 वर्गमूल 2, दोनों के बीच की दूरी क्या आ रहा है 5 वर्गमूल 2। देखो दशमलव में दिया है इसने, बड़ा ही शाना आदमी है। देखो तो देखो अगर आपको याद है तो देखो 5 तो ऐसे लिख दिया, वर्गमूल 2 का मान 1.414 होता है, तो अपन गुणा कर लेते। देखो 5 का गुणा 4 में 5 चौक 20 की शून्य हासिल 2 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 4 में करूंगा 5 चौक 20 की शून्य हासिल 1 आ जाए, दशमलव आया दशमलव लगा दिया, 5 एकम 5 और आपके 2 हासिल का था, 5 और 2 7, तो 7.07 आ रहा है। देखो 7.07 लगभग बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया आपके, बी वाला सही विकल्प सही आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना आपके जो है ये चौथे चौथे का छठे का था, देखो ठीक है, ये छठे का था आपके, छठे का आखिरी था ये आपके, छठा हर एक में 6 सही विकल्प दिए हैं। अब देखो अपना अगला सही विकल्प जो आता है वो क्या आता है, आपके सही विकल्प में रिक्त स्थान आते हैं कि क्या आते हैं, रिक्त स्थान ही आया देखो आपके। ठीक है, ये भी सही विकल्प में ही गिने जाते हैं। चलो देखते देखिए, तो अगला वाला इसका देखते हैं अपन। ठीक है, आप चाहो तो उसको उतार भी सकते हो। ठीक है, ये अपन ने जो है देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली थी तो ये आई थी आपके, आप इसको उतार भी सकते हो उतारना चाहो तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला वाला देखो, देखिए देखते हैं अगला वाला क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है साहब अपने को। पहला रिक्त स्थान क्या आया, वर्गमूल 2a, वर्गमूल 2 एक रिक्त स्थान संख्या है, तो देखो वर्गमूल 2 आपके ध्यान रखना जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ध्यान रखना जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे वर्गमूल 2 हुई, वर्गमूल 3 हुआ,
वर्गमूल 5 हुआ, वर्गमूल 6 हुआ, ठीक है, वर्गमूल 7 हुआ, वर्गमूल 8 हुआ, ठीक है, वर्गमूल 10 हो गया आपके, वर्गमूल 11 हो गया, ठीक है, वर्गमूल 12 हो गया, वर्गमूल 13 हो गया। ये सब क्या है बोलो? अपरिमेय संख्याएं है। ध्यान रखना है, क्या है बोलो? अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है, ये सारी क्या है बोलो? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वर्गमूल 3 एक रिक्त स्थान अपरिमेय संख्या। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा बोलो? अपरिमेय संख्या। तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 आप याद रखना है, ये लगभग लगभग हर साल पूछे जाते हैं। देखो वो क्या कह रहा है? चर एक्स के, चर एक्स क्या कहा उसने कि चर एक्स दिया है इसने, चर एक्स के बहुपद पी ऑफ एक्स में एक्स की उच्चतम घात कहलाती है। बोलो उच्चतम घात क्या कहलाती है बोलो? उसकी जो है चर एक्स की जो उच्चतम घात होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है बोलो? उसकी जो है कोटि कहलाती है भाई। चर एक्स की बहुपद पी ऑफ एक्स में एक्स की उच्चतम घात उसके क्या कहलाती है बोलो? कोटि कहलाती है। ये क्या कहलाएगी बोलो? उसकी कोटि कहलाएगी। क्या कह रहा है हो? क्वाड्रेटिक फार्मूला इज सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन called, sorry, polynomial is the highest power of x is the p of x is called। ठीक है, कोटि आ जाएगी आपके, इसमें क्या आ जाएगा? कोटि आ जाएगी। कोटि मान या कोटि उच्चतम घात जो है क्या कहलाएगी? उसकी कोटि। चलो देखते देखे क्या कह रहा है वो। अगला है द्विघात समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघात सूत्र लिखिए। देखो द्विघात सूत्र पूछ लिया डायरेक्ट ही, इसको जो है हल करने के लिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघात सूत्र पूछा है इसने। तो चलो देखते देखे इस समीकरण को हल करने के लिए आपके द्विघात सूत्र क्या होता है, तो देखते हैं। देखे के या आपको इसको हल करने के लिए द्विघात सूत्र पूछा है, किसको बोलो? एक्स वर्ग, एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण या मानक वर्ग समीकरण या व्यापक वर्ग समीकरण, इसी का नाम है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या क्या है बोलो? नाम भी पूछे गए थे, एक बार ध्यान रखना। ठीक है, 2025 के पेपर में नाम पूछा है। तो ये क्या है बोलो? मानक वर्ग समीकरण भी नाम है इसका, क्योंकि मानने में सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे। इसको व्यापक वर्ग समीकरण भी कहते हैं, इसको द्विघात बहुपद भी कहते हैं। तो इसको हल करने का सूत्र पूछ रहा है भाई। इसको हल करने का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac बटे क्या होता है 2a। ठीक है, ये इसको हल करने का क्या है? सूत्र है। हाँ, श्रीधराचार्य जी ने दिया था इसको। श्रीधराचार्य जी का सूत्र भी नाम से फेमस है। और इसमें बी वर्ग ऋण 4ac है ना, ये इसका क्या है बोलो? विवितकर है। के क्या है बोलो? विवितकर है। मानक वर्ग समीकरण का इसको क्या कहते हैं? विवितकर कहते हैं। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने का यह सूत्र है। तो आपके ध्यान रखना द्विघाती सूत्र है, ये द्विघाती सूत्र ही भी कहते हैं इसको। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके। समांतर श्रेणी दे दी देखो इसने, समांतर श्रेणी दे दी देखो। आपके रिक्त स्थान का चौथा आ गया, दूसरे का चौथा। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है इसने? देखो आपके समांतर श्रेणी दे रखी है इसने, क्या दी है देखो? 7, 7, 13, 19 डैश 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 205 में पदों की संख्या कितनी है भाई? कितने पद है? पदों की संख्या पूछ रहा है भाई। आखिरी पद दे दिया है इसने, संख्या रिक्त स्थान है भाई, बहुत सरल है। तो देखो ये पहला पद है आपके, पहला पद क्या हो गया आपके? 7 हो गया। सार अंतर निकाल लेता हूं। देखो अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटा दूंगा, यानी 13 में से 7 घटा दिया तो देखो आपके कितना आ रहा? 6 आ रहा आज। ठीक है, 6 आ गया, सार अंतर भी आ गया। और देखो अंतिम पद दे दिया, मान लो पदों की संख्या n है और n का मान अपने को क्या करना है बोलो? निकालना है, n का मान निकालना है। और ये जो पद है अंतिम वाला पद है, यानी कि nवा पद होगा। मान लो 10 पद है तो ये 10वां पद होगा। वैसे n पद है तो ये क्या हो जाएगा? आपके nवा पद, यानी कि n का मान आपके 205 दे दिया है। तो देखो अपन सूत्र लगा देते हैं। देखो nवे पद को ज्ञात करने के लिए सूत्र है n बराबर a प्लस n माइनस a गुणा डी है। इस सूत्र में अगर अपन मान रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो एनवा पद का मान 205 है, तो यहाँ पर ने 205 लिख दिया। ए का मान देखो पहला पद क्या आ रहा? 7 आ रहा है। एन का मान पूछा है, पदों की संख्या पूछ रहे कितने पद है भाई, पद पूछा उसने। डी देखो सार अंतर अपन ने निकाला था तो ये 6 आया था, 6 लिखा। ये 205 तो अपन ने ऐसे लिख दिया, प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 इधर क्या बचा? एन माइनस 1 गुणा 6 बचा। ये अपन ने एन माइनस 1 गुणा 6 लिख दिया। चलो अपन घटाते, इधर यहां से लेंगे 15 हो जाए, 15 में 7 घटा देंगे तो 7 3 10 और 5 15 8 बच गए। देखो
आपके कितने बज गए बोलो? 8 बज जाएंगे। ठीक है, इधर हासिल लेंगे 15। 15 में से अपन ने कितने घटाया बोलो? 7 घटा दिया, तो 8 बज गया। और देखो यहाँ से हासिल यहाँ लिया और यहाँ से यहाँ लिया, तो यहाँ 9 बचा है। ठीक है, ये 9 बच जाएगा और यहाँ से यहाँ चला गया, 1 बच गया। और ये 6 इधर, अब देखो ये n-1 गुणा क्या है बोलो? 6, तो ये 6 इधर आएगा, इसके बटे में हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, देखो 6 से काटेंगे, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 3 बार घट जाएगा। और देखो माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 33 + 1 हो जाएगा। n का मान 33 और 1 कितना हो रहा बोलो? 34। तो आपके पद कितने हैं बोलो? 34 पद हो जाएंगे इस एपी में। एपी में रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा बोलो? 34 आ जाएगा आपके। तो बोलो वो क्या है बोल रहा है अगला? देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों? कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं भाई? कौन से सब? देखो वैसे सर्वांगसम त्रिभुज तो समरूप होते ही सही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, पिछले आपके जो गणित है, आपके जो गणित 6 प्रश्नावली उसमें इसने दे रखे हैं। ठीक है, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है और एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो उसमें आपके समबाहु त्रिभुज आएंगे। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं। चलो अगला देखते हैं। देखिए इसमें अगला आ गया आपके, देखो 6ठा नंबर का लास्ट आ गया इसका भी रिक्त स्थान का। क्या कह रहा है वो? त्रिज्या, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई होती है। देखो ये आपके वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। और वो क्या कह रहा है? त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड दिया, त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, त्रिज्य खंड है जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है। देखो आपके यहाँ पर ये केंद्र हो गया, ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या हो गई, और ये थीटा कोण हो गया। इस थीटा कोण के संगत चाप की लंबाई पूछ रहा है। ध्यान रखना, इसकी लंबाई पूछ रहा है, इस चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो देखो चाप की लंबाई का फार्मूला, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की जो लंबाई का फार्मूला होता है वो क्या होता है बोलो? θ/360 इंटू परिधि। क्या होता है बोलो? θ/360 इंटू क्या होता है बोलो? परिधि। परिधि क्या होती है? 2πr। और आपकी जो त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल पूछता हो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल की अगर बात करता हो कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो परिधि की जगह अपन क्या कर देते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाता है। और वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है ये। तो आपके देखो इसमें तो चाप की लंबाई पूछी, उसकी उसने थीटा संगत कोण के संगत चाप की लंबाई पूछी है, तो चाप की लंबाई क्या हो जाए? θ/360 इंटू परिधि की माप आ जाएगी आपकी। चलो अगला क्या दे रहा है देखते देखिए। अगला उसने क्या दिया है अपने? ठीक है, एक वाक्य वाले दिए कि सत्य असत्य दिए। वेरी गुड, सत्य असत्य, ओहो हो गजब कर दिया इसने, सत्य असत्य दे दिए भाई। चलो सत्य असत्य करते हैं, सही है कि गलत है। चलो ये निर्णय करने वाले, अब तो अपन जज महोदय हो जाएंगे भाई। अपन निर्णय करके, चलो मैं बटन लगा देता हूँ यहाँ पर ऊपर का, ठीक है, जज महोदय बन रहे अपन। सत्य असत्य का निर्णय करेंगे अपन, ठीक है, सत्य असत्य का निर्णय करेंगे। तो जज महोदय ही होता है कि एडवोकेट होता है? नहीं नहीं, एडवोकेट तो झूठ बोल के करता है भाई, ठीक है। चलो देखो, सत्य है कि सही है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है एडवोकेट साहब तो, क्योंकि उनका काम ही क्या है? अपने ही क्लाइंट को जिताना होता है। तो देखो इधर देखते हैं, आपके तीसरे का पहला आ रहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। सत्य है कि नहीं है बोलो? वृत्त है, मान लिया, इस वृत्त को क्या कर रहा है बोलो? दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक छेदी रेखा कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सत्य है भाई, तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। चलो अगला आता है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होगा। भाई निश्चित घटना है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, कोई निश्चित घटना 100% घटती है तो उसकी प्रायिकता बिल्कुल एक होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है, मैंने कह दिया कल बारिश होगी, यानी होगी होगी 100% बात है, तो उसकी प्रायिकता एक आएगी। देखो अर्धगोले का आयतन का सूत्र, अर्धगोले का जो आयतन होता है, देखो ये आधा गोला, ये आधा गोला है, इसके आयतन का सूत्र क्या होता है बोलो? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होगा आपके? ठीक है, अर्धगोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होगा? और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का जो आयतन होता है, गोले के आयतन का जो सूत्र है वो क्या होता है? देखो पूरे गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr की घात 3।
ठीक है, ये पूरे गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3, लेकिन ये तो 1/3 पाई आर की घात 3 कर रहा है। और ये देखो आधा गोला है तो ऊपर वाले का आधा करेंगे, ध्यान रखना। तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर की घात 3 हो जाएगी, या पाई आर क्यूब हो जाएगा। और ये 1/3 पाई आर क्यूब दे रहा है, जबकि त्रिज्या क्या आ रहे है, तो बिल्कुल इसने क्या कह दिया, सरासर गलत कह दिया इसने। तो ये तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 1/3 पाई आर वर्ग थोड़ी, पाई आर क्यूब थोड़ी होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान रखना, अर्धगोले का आयतन का जो सूत्र होता है ये तो ये होता है, ध्यान रखना। चलो अगला दे रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। क्या कह रहा है वो, कि देखो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट से को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको सबको क्या कहते हैं बोलो, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा ध्यान रखना है, एक मीनार है और एक भवन है, तो इनको ध्यान रखना है, इनकी ऊंचाई अपन ज्ञात कर सकते हैं। या आपके मान लिया जाए भवन है और ये क्या है बोलो, मीनार है। ठीक है, और अगर मान लिया कोई सुदूर वस्तु है, बहुत ज्यादा दूर वस्तु है, तो उनके बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, इनकी लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, इनकी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है क्या, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, सत्य आ जाएगा ये। देखो अगला दे रहा है वो क्या कह रहा है, अगला क्या दिया है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है क्या। अरे भाई, दिए हुए प्रेक्षणों में जो सबसे बार आता है, बार बार आता है, उसको तो बहुलक कहते हैं, बहु का लक है वो तो। ठीक है, बार बार आया हो तो बहु का लक है भाई, बहुत सी बार आया तो बहु का लक है, तो बहुलक हो जाएगा, आपके माध्य नहीं होगा, गलत है। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, सबसे बार आता है, बार बार आता है, वो तो बहु का लक होता है, बहुलक होता है, माध्य नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला आता है, देखो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। कोई प्रयोग कर रहे हैं अपन, देखो ताश के पत्तों की, या अपन जो है पासे को फेंक रहे हैं, तो देखो उसमें एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। तो इन सब की प्रायिकता निकालोगे और उन सबको जोड़ोगे तो उनका मान एक होगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है, सत्य है ये। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई ये। ठीक है, ट्रू फॉल्स में। तो चलो अगला चलते हैं, अगला क्या कह रहा है वो, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल देखते हैं। ओहो गजब का है, देखो मैंने आपके पहले चैप्टर में भी कहा था, ये आते आते देखो साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर एक के फार्मूले से, इसको तो अपन ने बहुत प्यारा नाम दिया था, कौन सा लाला नाम दिया था इसको अपन ने, लाला। कौन सा लाला नाम दिया था, मैंने लाला के सामने हु लगा दिया, हु लाला, हु लाला, हु लाला, तू चाबी में ताला। चलो तो इसको नाम दिया था हु लाला। कौन सी समीकरण थी बोलो, साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर कितना होता है बोलो, 1। ध्यान रखना, यहाँ और यहाँ कोण क्या होना चाहिए, बराबर। ध्यान रखना, यहाँ आप 25 डिग्री लिख दो, दोनों जगह आप 25 डिग्री लिख दो। आप चाहो तो 6 डिग्री लिख दो, आप चाहो तो 18 डिग्री लिख दो, यहाँ भी 18 डिग्री लिख दो। आप चाहो तो यहाँ 6.25 लिखा, यहाँ भी आप 6.25 लिख सकते हो। तो इनका मान कितना हो जाएगा आपके, एक के बराबर होगा। साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर एक के सूत्र से इनका मान क्या हो जाएगा आपके, एक के बराबर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका मान क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। आपको इसका जो है ध्यान रखना है। ठीक है, साइन व थीटा धन कोस व थीटा बराबर इनका मान कितना हो जाएगा आपके, एक के बराबर हो जाएगा। चलो देखते देखे, तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन वर्ग 25 डिग्री धन कोस वर्ग 25 डिग्री का मान होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके, एक हो जाएगा। ठीक है, इसका मान एक हो जाएगा। फिर आ रहा है देखो आपके टेन थीटा आ रहा है। ठीक है, टेन थीटा का मान देखो, टेन थीटा अगर अपन यहाँ पर देखते हैं सही विकल्प में, तो देखो टेन थीटा अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था। और टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, बोलो क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, और कोट थीटा इसका उल्टा होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था। कोट थीटा थीटा जो है वो कोस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन थीटा तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। चलो अगला देखते हैं, तो इसके सामने ये वाला आ गया आपके। देखो अगला आ रहा है सेक वर्ग थीटा -1। देखो ये तो वर्ग वाली सर्व समीका है।
ठीक है, ये कौन सी वाली है, वर्ग वाली सर्व समीका है। देखो 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, अपन ने देखा था आज सेक वर्ग थीटा होता है, क्या होता है बोलो, सेक वर्ग थीटा। इससे आप टेन वर्ग थीटा को इधर ही रखोगे, सेक वर्ग थीटा इधर रहेगा, तो देखो प्लस का वन उधर जाएगा तो माइनस का वन, यानी कि सेक वर्ग थीटा माइनस वन क्या होगा बोलो, टेन वर्ग थीटा। तो आपके देखो ये टेन वर्ग थीटा दे रखा है, ये आ जाएगा इसका सही विकल्प। ठीक है, तीसरा वाला टेन वर्ग थीटा सेक वर्ग थीटा माइनस वन, सेक वर्ग थीटा माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा बोलो, टेन वर्ग थीटा के बराबर हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलो अगला वाला देखते हैं, देखिए अपन सही विकल्प। चलो अगला वाला आपके सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, अगला वाला सही विकल्प क्या आ रहा है आपके, इसको देखते हैं। अगला वाला सही विकल्प तो बहुत ही सरल है। देखो त्रिकोणमिति सारणी मैंने आपको गजब के महत्वपूर्ण सूत्रों में समझाई थी, अगर वो आपको याद है तो टेन 30 का मान आप आसानी से बता सकते हो, 1/वर्गमूल 30 होता है। टेन 60 का मान आप जानते हो, ये होता है वर्गमूल होता है। दोनों मान एक दूसरे के क्या होते हैं बोलो, उल्टे होते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल 3, इसका क्या होता है 1/वर्गमूल 3, इसका 1/वर्गमूल 3, इसका क्या होता है बोलो वर्गमूल 3, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो टेन 30 का पूछा उसने, तो 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा। देखो कौन सा वाला ऑप्शन दिया है इसने, जी वाला दे रखा है साहब, 1/वर्गमूल 3। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अरे भाई अभी हाल बताया था अपन ने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है आपके, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके θ/360 गुणा पाई आर वर्ग होता है। चाप की लंबाई का भी मैंने अभी हल बताया था, अपन ने दोनों ही देखे थे साथ साथ, तो इसके सामने कौन सा आ जाएगा, θ/360 गुणा पाई आर वर्ग आ जाएगा। देखो अर्धगोले का आयतन अभी हाल देखा है, अर्धगोले का आयतन देखो आपके इसमें सही विकल्प में दे दिया, अगर किसी को याद है तो वो सही विकल्प भी वो आपके रिक्त स्थान जो है असत्य असत्य वाला सही कर सकता था। अर्ध गोले का आयतन पूरे गोले का आधा होता है, अर्ध गोले का आयतन, ठीक है, अर्ध गोले का जो आयतन होता है वो पूरे गोले का 4/3 होता है, तो आधे गोले का आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर की घात 3 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन देखो दे रखा है इसने सही। ठीक है, अर्ध गोले का जो आयतन ये वाला दे दिया, देखो बी वाला आ जाएगा, इसके सामने आपके बी वाला आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगला देखो अर्ध गोले का आयतन ये आ गया आपके, त्रिज्य खंड का भी आ गया, 6 ही हो गए आपके। चलो अगला क्या दिया है इसने, एक वाक्य वाले दिए होंगे क्योंकि वही बच रहे हैं। देखो एक शब्द और एक वाक्य वाले आ गया, ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको देखते देखते एक शब्द और एक वाक्य वाले आगे क्या कह रहा है, एपी के एनवे पद ज्ञात करने के लिए सूत्र देखो, फिर एपी का एनवा पद तो ये ऐसे ही निकालते हैं, एन बराबर क्या होता है बोलो, a+n-1 गुणा डी से। आप एपी का एनवा पद क्या कर सकते हैं बोलो, निकाल सकते हैं। एपी का एनवा पद निकालना है तो ए एन बराबर a+n-1 गुणा डी, ये एनवे पद का मान निकालने वाला सूत्र है। एन बराबर क्या होता है, a+n-1 गुणा डी। एपी का अगर आपको एनवा पद निकालना है तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। उसने यही पूछा था एक पद और एक वाक्य के लिए कि किसी एपी के एनवे पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए, तो ये एनवे पद का निकाल लिया अपन ने। चलो अगला देखता है क्या है, देखते हैं अपन, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। भाई आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन क्या है, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन क्या है। अगर ये मान लिया जाए कि ये कोई त्रिभुज है बीसी, और ये कोई एक रेखा खींच दी अपन ने बीसी के समांतर, इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर खींच दी, कौन सी ये डी रेखा खींची, तो ये डी रेखा क्या करती है, इसकी दोनों भुजाओं को क्या करती है बोलो, समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को क्या करती है बोलो, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपके किसका कथन है बोलो, आधारभूत, कौन सा भूत, आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन है। प्रमेय क्या है बोलो, या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं इसको, किस नाम से भी जाना जाता है इसको बोलो, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। क्या है बोलो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है बिंदु उन भुजाओं को क्या करते हैं समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये भी लिख सकते हो, अर्थात ए डी बटे डी बराबर ए बटे ईसी हो जाता है। तो आप इसे भी लिख सकते हो किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा, रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को, खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को, उसकी अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, अनुपात में विभक्त करती है, ठीक है, क्या करती है बोलो, विभक्त करती है, विभक्त करती है या बांटती है, यह ध्यान रखना है। अर्थात क्या हो जाएगा बोलो, अर्थात यहाँ से इस चित्र से अगर देखेंगे तो क्या आएगा बोलो, एडी, एडी बटे डीबी बराबर क्या आ जाएगा आपके ए बटे ईसी, ठीक है। समान अनुपात में विभाजित करेगी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है बिंदु उन भुजाओं को क्या करते हैं समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह आपके आधारभूत या अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का कथन है। चलो आगे चलते हैं। अगला वाला, अगला वाला क्या कह रहा है, व्रत की छेदक रेखा की परिभाषा बोली हुई। व्रत की छेदक रेखा वह रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर छेद करती है उसे क्या कहते हैं, व्रत की छेदक रेखा। वह रेखा जो व्रत को क्या करती है बोलो, दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, काटती है, उसे क्या कहते हैं, व्रत की छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं को काटते हुए गुजरती है, प्रच्छेद करते हुए गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, व्रत की छेदक रेखा। तो क्या हो जाएगा व्रत की छेदक रेखा की परिभाषा, वह रेखा, वह रेखा, रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर काटती है, व्रत को दो बिंदुओं, दो बिंदुओं पर काटते हुए गुजरती है, दो बिंदुओं पर काटते हुए गुजरती है, वे गुजरती है, दो बिंदुओं पर काटते हुए गुजरती है, उसे व्रत की छेदक रेखा कहते हैं। उसे व्रत की छेदक रेखा कहते हैं, उसे व्रत की छेदक रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। ये 2024 का मेन वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसको अपन उसका हल देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके ध्यान रखना है। ये वार्षिक 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो देखो अगला देखते हैं। अगला क्या आता है आपके, द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर सी के शून्यकों का गुणनफल होगा। देखो शून्यकों का गुणनफल और एक आता है शून्यकों का योगफल, ठीक है। क्या होता है, एक तो आपके शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, जिसको अल्फा गुणा बीटा भी लिखा जाता है, एक शून्य को अल्फा और एक को बीटा माने तो। और एक आता है आपके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसको पहले को अल्फा और बीटा माने तो दोनों को जोड़ देंगे तो योग आ जाएगा, जिसको अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। और ये आता है आपके बी बटे और गुणनफल आता है आपके सी बटे, ठीक है। तो एक्स वर्धन बी एक्स धन सी के जो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा आपके सी बटे हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल का सूत्र पूछा था उसने, तो शून्यकों के गुणनफल का आपके ये सूत्र हो जाएगा सी बटे ए के बराबर। देखिए अगर योग पूछे तो आपके शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। देखिए अगला वाला क्या है आपके, कि व्रत के स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या कह रहा है, कि व्रत है साहब, ये व्रत है, इसके स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या होती है। देखो स्पर्श बिंदु ऐसा बिंदु जो परिधि को एक बिंदु पर छूता है, व्रत की परिधि को एक बिंदु पर छूता है, क्या कहलाता है, व्रत का स्पर्श बिंदु। ऐसा बिंदु जो व्रत की परिधि को केवल एक बिंदु पर टच करता है, स्पर्श करता है, व्रत का स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है। वह बिंदु
वह बिंदु, वह बिंदु या ऐसा बिंदु, वह बिंदु जो वृत्त की परिधि को, के वृत्त की परिधि को, परिधि को केवल, केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श करता है, छूता है, स्पर्श करता है, क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। लास्ट देखते हैं का सही विकल्प का, उसके बाद में अपन जो है आपके सवालों पर चलते हैं। सही विकल्प खत्म हो जाएंगे यहाँ से, 30 सही विकल्प हो जाएंगे आपके यहाँ तक। एक वृत्त के वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। देखो वृत्त के वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है, वो ये वृत्त है, ये देखो ध्यान दो, ये भी वृत्त खंड है, ठीक है, ये वृत्त खंड है आपके। इसका क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है, वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। देखो आपके वृत्त, वृत्त खंड के, वृत्त खंड के, वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है, वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। इसको क्या कहेंगे अपन, ध्यान रखना, इसको वृत्त खंड कहेंगे, इसको लघु कहेंगे, इसको दीर्घ कहेंगे। ये क्या कहेंगे, एक को लघु कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, बोलो दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, एक को लघु वृत्तखंड कहेंगे। तो देखो इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल का अगर सूत्र पूछ रहा है वो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो ये आपके पूरा क्या हो गया, देखो त्रिज्य खंड हो गया ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है ये आपके क्या हो गया, बोलो त्रिज्य खंड। अगर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, या आपके देखो ये जो आपके देखो ये संगत त्रिभुज हो गया आपके, ये संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अपन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें से बोलो, या आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जिस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो, आप निकालना चाह रहे हो, उसके संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात लिखना, घटाना पड़ेगा। तो देखो वृत्तखंड, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्या आ जाएगा, बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड, ठीक है, संगत त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके, इसका सूत्र आपके क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत, संगत जिसका निकाल रहे हो उसके संगत, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अपन क्या करेंगे, बोलो संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे वृत्तखंड के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। क्या करेंगे, बोलो ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान रखना ये वृत्तखंड है, ठीक है, ये वाला जो खंड है ये वृत्तखंड है। इसको लघु वृत्तखंड भी कहते हैं, बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड भी कहते हैं। तो उसने कुछ नहीं कहा है तो कोई सा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, जिसका भी निकालना है उसके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो और उसी में से उसके संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा ये। चलो अब जो छठा प्रश्न देखते हैं, 5 प्रश्न हो गए, ठीक है, प्रत्येक में क्या थे, 6 थे, तो 6 बजे 30 हो गए। चलो अब अपन जो है छठा देखते हैं, छठा वाला हल करते हैं अपन। छठा क्या है आपके, देखो क्या कह रहा है छठा, एचसीएफ निकालना है संख्याओं का, आपके ये संख्याएं दे दी और इनका क्या कह रहा है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। छठा है आपके, ठीक है, 6 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ। तो देखो मैं 6 का अगर गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 आ जाएगा, और अगर आप 20 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, बोलो 2 दूनी 4 पंजे 20, ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा उसने, एचसीएफ, ध्यान रखना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 5 भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, देखो एचसीएफ किसका किसका, बोलो एक तो 6 का और एक 20 का, 6 और 20 का एचसीएफ।
तो ध्यान रखना, जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि जो दोनों में गुणनखंड मिलता है उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घातों का गुणनफल, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी छोटी घात जो होती है, उन छोटी छोटी घातों का सबका गुणनफल आता है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बोलो, इसका 2 आ जाएगा। ये आपके हल हो गया इसका, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके छठे का हल हो गया आपके। अगला देखो, इसके अथवा वाला भी अपन अथवा वाला भी देखेंगे। तो क्या करना है, केवल इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। छठे का अथवा वाला क्या कह रहा वो कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो अपन 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो आप चाहो तो 140 का अलग से गुणनखंड करके लिख दो। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, 2 से किया, 2 7 14, 2 जीरो आ गया, फिर जीरो लगा, 2 7 14, फिर जीरो लगाया, फिर 2 से किया, 2 3 6 और 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10। फिर देखो, फिर 5 से कर दिया, 5 7 35। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है बोलो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो इसमें दो दो बार शामिल है, तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 2। 5 एक बार है और 7 भी एक बार है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। छठे का अथवा वाला ये आ गया आपके, ठीक है, छठे का अथवा वाला जो था, इसका आंसर ये आ गया। केवल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त करना था। सर बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बहुत ही सही था। चलो अगला देखते हैं, 2 नंबर के हिसाब से, और क्या अब जान लेगा तुम्हारी। चलो अगला देखते हैं। देखो इसके शून्य ज्ञात केवल क्या कह रहा है, शून्य ज्ञात करना, द्विघात बहुपद 3x² ऋण x ऋण 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलो इसके अपन जो है सातवें का सवाल है, सातवां सवाल है आपके, शून्य ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, उसका शून्य ज्ञात कीजिए। सातवां है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x² ऋण x ऋण 4 के शून्य पूछ रहा है। इसके शून्य क्या क्या होगा, तो आप चाहो तो देखो शून्य ज्ञात करना है ना, तो इसको आप जो है द्विघात समीकरण से भी कर सकते हो, ठीक है, आप द्विघात समीकरण से भी कर सकते हो। अगर आपके गुणनखंड हो रहे हो तो आप जो है गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड विधि से कर लो। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो आप जो है द्विघात सूत्र से भी इसको जो है निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो अगर इसका मध्य पद 2 भागों में विभाजित हो रहे हैं, तो आप जो है गुणनखंड विधि से कर लो, बहुत ही सरल होते हैं गुणनखंड विधि से। नहीं तो श्रीधराचार्य जी का द्विघात सूत्र जो है वो आप लगा के भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर अपन चेक करते हैं कि देखिए हो रहे कि नहीं हो रहे गुणनखंड इसके, देखो बीच में -1 है, -1 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनका गुणा करे 3 और -4 के गुणा के बराबर आए, और धन ऋण 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 हो रहा है, 3 चौक 12 के बराबर आए, और जोड़े घटाए तो कितना है बोलो, -1। तो ये यही टुकड़े हो जाएंगे इसके, ठीक है, यही टुकड़े रहेंगे। देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो धन ऋण ऋण 3 चौक 12 भी हो गया, और 3 में से 4 घटाओगे, क्योंकि एक धन की एक ऋण की घटेगी तो है, घटेगी तो एक बचेगा, और एक किसका बचेगा, जो बड़ी है उसका। तो ऋण 4 बड़े थे तो ऋण 4 बच जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये टुकड़े किसके बोलो, एक के। तो ये एक की जगह लिखेंगे दोनों टुकड़े, ठीक है, किसकी जगह लिखेंगे बोलो, एक की जगह। लेकिन एक के साथ देखो किसकी जगह, -1 की जगह, और -1 के साथ तो एक्स था, तो दोनों टुकड़ों के साथ एक्स लिख देंगे। एक तो क्या आ रहा बोलो, प्लस का 3x, और एक आ रहा माइनस का 4x, और ये -4 ऐसे लिखा, और 3x² भी ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, आपको दो दो के युग्म बनाना है और कॉमन लेना है, आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसको बाहर निकाल लेंगे, दोनों में 3 उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया। यहाँ x का वर्ग है जबकि यहाँ x है, तो x भी उभयनिष्ठ था, कॉमन ले लिया। 3 कॉमन गया, x वर्ग में से भी एक x गया, एक x बचा, यहाँ लिख दिया प्लस। देखो 3 और x पूरा ही चला गया, तो इसके गुणा में कुछ नहीं है, तो 1 बचेगा। तो अब यहाँ देखो दोनों में -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी, -4 कॉमन ले लेंगे, -4 गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से देखो -4 चला गया तो +1 बच जाएगा। तो इसलिए आपको पीछे देखो जो यहाँ होता है वो का वही यहाँ आता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, जो यहाँ होता है वही यहाँ आता है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो इसके लिए अपन क्या करें भाई, जब ये यहाँ का यही आता है तो अपन इसी को यहाँ लिख दो ना, ठीक है, इसको यहाँ लिखो आप, डायरेक्ट यहाँ कॉमन ले लो आप, और ये का ब्रैकेट यहाँ लिख दो, और पीछे से आप सेकंड नंबर पर देखना है, वहां से यहाँ जो आ जाता है उसको छोड़ो, बचा उसको यहाँ लिख दो। तो देखो इसमें 4 -4 x में से केवल x यहाँ आ गया, -4 बचा था, -4 यहाँ लिख दो। हर बार ये का यही आएगा गुणनखंड, ध्यान रखना, ठीक है, ये का ये आएगा। तो दोनों में से देखो अब x -4 दोनों में जब अपन कह रहे हैं कि इसको हर बार यहाँ लिखना है, तो ये का ये कॉमन आएगा, ठीक है। तो देखो x + 1 दोनों में से कॉमन आ गया, आपके x + 1 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 3x, और यहाँ पर -4 बचा। तो ये आपके गुणनखंड हुए, लेकिन उसने क्या पूछा, शून्य पूछा है। तो देखो एक बार इस गुणनखंड को शून्य के बराबर करो, एक बार इस गुणनखंड को शून्य शून्य के बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, शून्य का जाएगा। तो शून्यकों के लिए लिख दिया अपन ने, क्या कर रहे हैं अपन, शून्यकों के लिए, शून्यकों
शून्यकों के लिए क्या करेंगे, इनको शून्य के बराबर कर देंगे। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे। किसको बोलो, पहले गुणनखंड को। यदि x प्लस एक बराबर जीरो किया पहले गुणनखंड को, तो क्या हो जाएगा बोलो, प्लस का एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके माइनस का एक हो जाएगा। तो आपके पहला शून्य तो क्या आ गया बोलो, माइनस एक आ गया। एक बार इसको जीरो के बराबर कर देंगे बोलो, यदि यदि 3x -4 को जीरो के बराबर किया दूसरे गुणनखंड को, तो दूसरा शून्य का जाएगा। देखो ये माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4 हो गया। यहाँ क्या बचा आपके, देखो 3x बचा। ठीक है, तो ये 3 इधर जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा आपके 3 हट जाएगा। तो आपके एक और शून्य क्या आ गया बोलो, 4/3। तो ये दो शून्य आ गया, -1 और 4/3 होंगे। तो अतः बहुपद के शून्यक, अतः अतः बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्य क्या होंगे बोलो, -1 तथा 4/3 होंगे। ये आपके शून्य आ गया। ये आपके सवाल था। ठीक है, 7वें का ऊपर वाला सवाल था। अब इसका अथवा वाला देखते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो उतार सकते हो वीडियो को थोड़ा रोक कर। ठीक है, और किसी को कहीं दिक्कत आ रही हो तो डबल भी समझ सकते हो। कमेंट सेशन में जरूर लिखिए आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। मेरे पढ़ाने की लैंग्वेज तेज है कि धीमी है कि बहुत अच्छी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर बताएं, इसमें कमेंट सेशन में लिखे जरूर। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ठीक है, घंटी को जरूर दबाएं, ध्यान रखना। ठीक है, घंटी का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तो 4 है और गुणनफल कितना है, 1 है। ठीक है, गुणनफल 4 है और योगफल कितना है, 1 है। योगफल तो 4 है और गुणनफल 1 है। अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ध्यान रखना। चलो, तो अब 7वें का अथवा वाला देख रहे हैं अपन। 7वें का अथवा वाला देख रहे हैं। 7वें का अथवा वाला देख रहे हैं। वो क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, अपने को द्विघात बहुपद, दो घात वाला बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दे रखा है द्विघात बहुपद के। ठीक है, शून्यकों का योगफल दे रखा है उसने। शून्यकों का जो योगफल है, अपन अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, ध्यान रखना। पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, और ये दे रहा 4। और फिर कहा उसने शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का आपके गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल, यानी जिसको अपन अल्फा गुणा बीटा भी लिखते हैं, और ये आ रहा है आपके, ध्यान रखना, 1 है। क्या है बोलो, शून्य का गुणनफल कितना दे रहा है, वो 1 दे रहा है। तो वो बोल रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुपद के लिए आपके क्या हो जाएगा, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए अपन क्या करेंगे, देखो आपके इस समीकरण में मान रखना, एक्स वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे अपन। एक्स वर्ग ऐसे लिखा, माइनस देखो शून्यकों का योगफल कितना आया, 4 लिख दिया, एक्स ऐसे लिखा, प्लस शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्य का गुणनफल 1 दिया था, 1 लिख दिया, बराबर 0। तो देखो ये आपके द्विघात बहुपद समीकरण आया, ध्यान रखना। आपको बहुपद निकालना है तो ये आपको क्या करना है, 0 को हटा के लिख देंगे। तो अतः द्विघात बहुपद आपके क्या आ जाएगा बोलो, अतः द्विघात बहुपद, अतः अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए अपन क्या करेंगे, 0 हटा के लिख देंगे। तो क्या आएगा, एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 1 होगा। आपको ये ध्यान रखना, ये आपके क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा। ये आपके द्विघात बहुपद आ गया। चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। 7वें के बाद 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या आ रहा है, देखो आपके इसी क्रम में आपके 8वां जो सवाल है वो क्या कह रहा है। 8वां सवाल देखो आपके, या आपके समीकरण दे रखी है, A1 A2 A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि हल संगत है या असंगत है। ठीक है, ये समीकरण दे दी है, 5x - 4y बराबर 8 और 7x - 6y बराबर 9।
ये दोनों समीकरण दे रखी है और क्या करना है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के अनुपात की तुलना करके अपने को बताना है कि हल संगत है या असंगत है। इनके जो संगत हल जो है संगत होंगे कि असंगत होंगे। देखो आपके आठवां आठवां क्या कह रहा है 5x - 4y + 8 = 0। एक तो ये है। दूसरी समीकरण है 7x धन 6y, ठीक है 7x धन 6y -9 = 0। ये दो समीकरण है, ठीक है। देखो ये A1 है, ये A2 है, B1 ये B2 है, C1 ये C2 है। तो यहाँ या जहां कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ देखो A1 का मान आपके कितना आ गया 5 आ गया और ये आपके A2 का मान आ गया आपके 7। फिर आ गया ये B1 का मान आ गया -4 और ये B2 का मान आ गया आपके 6 और ये आपके C1 का मान 8 आ गया और C2 का जो मान है वो कितना है -9 है। तो देखो इनके अनुपात की तुलना करता हूं तो A1 में A2 का भाग दूंगा तो A1/A2 आ जाएगा आपके 5/7 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो अपन B1 में B2 का भाग देंगे। अगर B1 में B2 का भाग देंगे तो -4/6 आएगा। तो देखो माइनस तो ऐसे आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। वैसे ये दोनों बराबर नहीं आया, आपको C1/C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप अगर लिखना भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप C1/C2 का अनुपात भी निकालते हो तो क्या आ रहा बोलो 8/-9। लेकिन देखो यहाँ पर ये दोनों मान आपके क्या है बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। तो चूंकि क्या हो रहा है बोलो चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है तुलना करके बताइए कि हल संगत होगा कि असंगत होगा। तो संगत होगा, ठीक है। चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः रेखीय समीकरण युग्म रेखीय समीकरण युग्म आपके रेखीय समीकरण युग्म जो होंगे रेखीय समीकरण युग्म क्या होंगे बोलो संगत होंगे। ये ध्यान रखना क्या होंगे बोलो संगत होंगे। ये ध्यान रखना रेखीय समीकरण युग्म जो होंगे वो क्या होंगे बोलो संगत होंगे, ठीक है। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तब भी संगत होंगे और तीनों बराबर होंगे तब भी संगत होंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये हो गया। केवल संगत है कि असंगत है ये बताना है, हल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है केवल संगत असंगत पूछा है। निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखो इसको हल करने की कही है उसने, ठीक है। x धन y बराबर 14 है आपके। देखो इसको हल करने की कही है। x धन y बराबर 14 है आपके, ठीक है। x धन y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4 है। निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। चलो अब इसको हल करते हैं अपन। आप कोई सी भी विधि अपनाकर इसको हल कर सकते हो। 8वें का अथवा वाला सवाल है आपकी, ठीक है। आपके समीकरण युग्म क्या कह रहा है वो x प्लस वाई बराबर 14, इसको नाम दे दी समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण युग्म दे रखी है इसने और वो क्या कह रहा है रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देखो आपके पास में बहुत सारी विधियां हैं आपके पास में। एक तो आपकी क्या है प्रतिस्थापन विधि है, एक आपकी विलोपन विधि है, ठीक है, और एक आपकी वज्र गुणन विधि है, ठीक है ना। तो आप कोई सी विधि लगाकर इसको जो है हल कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले अपने पास में प्रतिस्थापन विधि सबसे ज्यादा आई थी तो अपनी तो वही पक्की है। तो अपन उससे ही कर लेते, ठीक है। अगला कोई सवाल आएगा तो अपन उसको क्या से कर लेंगे बोलो विलोपन से। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूँ। चलो प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं। तो अपन कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं बोलो प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से अपन इसको हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं बोलो समीकरण एक से एक चर x या y का मान निकालते हैं और दूसरी समीकरण में उसका क्या करते हैं मान निकाल देते हैं। समीकरण एक से क्या करते हैं x चर का या y चर का मान निकालते हैं और उसको समीकरण दो में क्या कर देते हैं रख देते हैं प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बोलो प्रतिस्थापन विधि। तो अपन समीकरण एक से निकालेंगे तो इसलिए अपन ने लिख दिया यहाँ पर समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक से निकाल रहे हैं इसलिए एक से लिख दिया। आप चाहो तो दो से निकाल कर एक में भी रख सकते हो।
तो समीकरण एक से मैं क्या करूंगा, कोई सा भी एक चर का मान निकाल लो, आपकी इच्छा हो जिसका मान निकाल लो। मैं तो यूं कहता हूं कि जिसका कोई गुणांक नहीं हो, अकेला हो, उसका मान निकालना, ठीक है। या चाहे एक से निकालो या दो से निकालो, जिसमें भी अकेला हो, यहाँ तो चारों अकेले दोनों में, ठीक है। इसमें भी अकेले, इसमें भी अकेले, किसी का भी मान निकाल सकते हो आप। तो चलो अपन एक्स का निकालेगा, वाई का, चलो एक्स का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान निकालेंगे तो 14 इधर है आपके, देखो ये प्लस का वाई इधर आएगा, आपके काय का हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। तो ये आपके समीकरण 3 आ गई, ठीक है। इसको अपन ने ध्यान रखना, एक से निकाला इसलिए दो में रखेंगे। तो समीकरण दो में अपन ने क्या लिखा, समीकरण दो में एक्स का मान एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, के प्रतिस्थापित करने पर, या क्या लिखेंगे, रखने पर, ठीक है। रखना और प्रतिस्थापित करना एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये x की जगह, x का मान समीकरण एक में क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, इस x की जगह लिख दिया अपन ने 14 माइनस वाई, और ये y माइनस का y ऐसे लिख दिया बराबर 4, ठीक है, बराबर 4। देखो माइनस का एक वाई, माइनस का एक वाई, माइनस का दो वाई हो जाएगा, और ये 4 इधर है, देखो ये 14 प्लस के इधर, बराबर के इधर, उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, बोलो माइनस के 14 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 4 में से -14 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, बोलो माइनस के 10 बच जाएंगे, क्योंकि माइनस की बड़ी है यहाँ पर, ध्यान रखना, बड़ी से अर्थ है छोटी है, ठीक है। क्योंकि एक धन की एक ऋण की घटेगी तो है, तो पहले घटा लो इनको, एक धन की एक ऋण की घटा लिया, 10 बचा साहब। अब जिसका यहाँ पर ऋण की बड़ी है तो ऋण के आ जाएगी, ठीक है। और ये ऋण के दो वाय थे यहाँ पर, तो ये ऋण के दो, देखो ये ऋण के दो गुणा में है तो इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, और ऋण से ऋण कट जाएगा, दो पांचे क्या हो जाएगा, 10, ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो आपके वाय का मान क्या आ गया, बोलो 5 आ गया। एक चर का तो आ गया, एक और का मान निकालना है। तो चलो समीकरण 3 में, वैसे तो आप चाहे एक में रखो, दो में रखो, तीन में रखो, मान वही आएगा, लेकिन देखो इसमें डायरेक्ट ही एक से एक तरफ आ रहा है और सारी संख्या एक तरफ आ रही है, तो डायरेक्ट y का मान लिखोगे और आंसर आ जाएगा, इसलिए समीकरण 3 में ही रखना आप, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, समीकरण 3 में क्या लिखा अपन ने, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखेंगे, y का मान जो अपन ने निकाला है, y की जगह y का मान रख देंगे, y की जगह क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, 5 लिख देंगे, ठीक है। y की जगह y का मान रख देंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 14 माइनस y का मान अपन ने 5 निकाला है, तो अपन क्या लिख देंगे, बोलो 5। तो 14 में से 5 घट जाएगा तो आपके क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा आपके, ध्यान रखना। तो अतः अतः रेखीय समीकरण युग्म का हल, अतः अतः रेखीय रेखीय समीकरण रेखीय समीकरण युग्म का हल, रेखीय समीकरण युग्म का हल जो होगा आपके क्या आ जाएगा, बोलो x बराबर 9 तथा y बराबर 5 होगा, y बराबर क्या होगा, 5 आ जाएगा, y बराबर 5 होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके 8वां भी हो गया, ठीक है। 8वां के बाद में अब अगला आता है आपके 9वां सवाल। तो अपन 9वां सवाल देखते हैं, ठीक है। 9वां सवाल क्या है, देखो आपके दिए हुए एपी के अगले दो पद लिखिए, इसके अगले दो और पद लिखना है अपने को, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखो इसमें सार अंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें सार अंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें सार अंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा, तो अगले दो पद और अपन आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो 9वें का देखो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो देखते हैं अपन आगे। यहाँ पर नवरात्रा की वजह से गरबा मंडल से आवाज भी आ रही है, तो आपको आ रही हो थोड़ी बहुत तो आप भी जो है भजन कर ले या डांडिया खेल ले, ठीक है। आप कहाँ से आते हो, आप वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में कि हमारे यहाँ भी गरबे चल रहे कि नहीं चल रहे, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। 9वां, दी हुई एपी के अगले दो पद लिखिए, आपको एपी दे रखी है, 9वां है आपके, एपी क्या दे रखी है, 4, 10, 16 और 22, इसके अगले क्या करना है, अगले दो पद लिखना है। तो देखो मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, बोलो सार्वंतर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो सार्वंतर आ जाएगा। तो सार्वंतर अपन निकाल लेते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, इसको डी से लिखते हैं। तो अगला पद 10 है, 10 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 6,
देखो सार्व अंतर देखो 6 आया, तो देखो इसमें आप 6 जोड़ोगे ना तो 6 और 4 10 हो जाएगा, देखो ये आ गया। इसमें फिर सार्व अंतर जोड़ो 6, तो 10 और 6 क्या हो जाएगा 16। फिर इसमें 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 22। तो अगले दो पद लिखोगे तो इनमें 6 जोड़ते जाओ, ठीक है। तो अगले दो पद, ठीक है, क्या लिखेंगे बोलो, अगले दो पद, अगले दो पद। तो अगले दो पद देखो ये पहला दे रखा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पांचवा और छठा और लिखना अपने को। तो एक तो क्या लिखेंगे बोलो पांचवा पद, इसको A5 लिख देंगे। तो अपन क्या करेंगे, देखो चौथे पद 22 में अपन क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, तो 22 और 6 कितने हो जाएगा 28। अगला एक और छठा पद है, तो इसमें पुनः क्या करेंगे अपन सार्व अंतर जोड़ देंगे। सार्व अंतर क्या आया बोलो 6 आया, तो 8 और 6 14 की 4 हासिल, एक 2 और एक 3 34 आ जाएगा। तो अतः अगले दो पद आ जाएंगे आपके 28 और 34। अतः एपी के, अतः एपी के अगले दो पद, अगले, ठीक है, आपके एपी के अगले, अगले दो पद, अगले दो पद जो होंगे क्या हो जाएंगे बोलो 28 व 34 होंगे। आपको ये ध्यान रखना है 28 व 34 होंगे। चलो अब अपन जो है अगला सवाल देखते हैं इसका, ठीक है। नवरात्रा की वजह से गरबा मंडल की ओर से माइक चल रहा है तो आवाज आ रही है, ठीक है। ऊंचे गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, दुनिया तेरा नाम जपे तुझको पूजे संसार हो मैया। चलो इसका अथवा वाला देखते हैं, ठीक है। अथवा वाला देखते हैं, मेरी आवाज कैसी लगी आपको, ठीक है। आपके कानों में प्यारी लगी कि लगी, जरूर लिख के बेटे भेजे कमेंट सेशन में कि सर वाह वाह आपने क्या गाया भजन, ठीक है, माता रानी का। नीचे दिए हुए योग को ज्ञात कीजिए, वो क्या कह रहा है, नीचे योगफल दिया है देखो नौवे का अथवा क्या दिया है 34 32 30 प्लस 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 10। इनका क्या करना है अपने को, योग ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन देखो अपने को पद याद नहीं है, पद कितने हैं। अगर पद याद हो तो अपन एन पदों के योग का सूत्र लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो एन पदों के योग के दो सूत्र, एक तो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन होता है। अंतिम पद अगर याद हो तो ये भी लगा सकते हो। और एन पदों के योग का ये भी सूत्र है n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। तो आप ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो, ठीक है। और देखो लास्ट पद दे रखा हो तो आप ये सूत्र लगा दो, लेकिन n का मान निकालना पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ेगा। लास्ट वाला पद तो इसने 10 दे दिया, ध्यान रखना, ठीक है। अपने को पदों की संख्या याद नहीं है पहले, तो देखो आपके हल देखो, ये आपके पहला पद है, ध्यान रखना। a का मान 34 दे दिया इसने, 34 है। और देखो इसमें सार्व अंतर निकाल लेता हूं, इसमें से इसको घटाऊंगा डी का मान आ जाएगा 32 में से किसको घटाऊंगा बोलो 34। अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, तो 32 में से 34 घटा दिया तो कितना बचा बोलो -2 बच गया। तो इसमें पदों की संख्या अभी याद नहीं है अपने अपने को, तो अपन ने इसमें पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो टोटल एनवा पद जो है वो एनवा पद कितना दे दिया बोलो 10। अगर टोटल पद एन है तो एनवा पद ये क्या हो जाएगा आपके 10। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, जैसे एन है तो एनवा पद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एनवे पद का सूत्र लगा दो, एन बराबर क्या होता है बोलो a प्लस n-1 गुणा डी। इसमें अपन मान रख देते हैं, देखो एन का मान, एन का मान 10 हो गया, ए का मान अपन ने क्या निकाला 34, एन का मान निकाल लेते हैं, और डी का मान सार्व अंतर -2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 10 तो ऐसे लिख दिया मैंने, और ये 34। देखो इस धन और इस ऋण का गुणा होगा, इस धन और इस ऋण का गुणा होगा, धन ऋण ऋण हो जाएगा, और ये 2 भी मैंने आगे लिख दिए देखो, और ये n-1 हो गया। अब ये पूरी देखो ऋण की संख्या है, बराबर के इधर आएगी ना ये, तो धन की हो जाएगी, धन की हो जाएगी 2n-1, ठीक है। बराबर के में इधर लिया है इसको, इधर बराबर के देखो इधर 34 थे, ये 34 लिखा अपन ने। और देखो यहाँ पर 10 प्लस के इधर है, बराबर के इधर है, तो बराबर के उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। देखो 34 में से 10 घट जाएंगे आपके, तो 34 में से 10 घटेंगे तो 24 बच जाएंगे। और इधर क्या बचा n-1, ये 2 इधर जाएगा तो 24 के बटे में 24 को 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12। आपकी कितना आया बोलो 12, माइनस का एक इधर आएगा प्लस का एक हो जाएगा,
ठीक है। ये 12 तो देखो आपके उधर ही थे, बराबर के उधर। यहाँ पर देखो माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का एक हो जाएगा। इधर क्या बचा बोलो, एन बचा। तो देखो 12 और एक कितना हो जाएगा बोलो, 13। आपके 12 और एक जोड़ेंगे अपन तो 13 हो जाएंगे। ये अपन क्या लिख देंगे बोलो, 13। एन का मान आ गया। लेकिन देखो अपने को तो योग निकालना है, तो योग का अपन ये वाला जो सूत्र है इसको अपन जो है लगा लेते हैं। बहुत ही प्यारा सूत्र है, बहुत सरल सा। आप चाहो तो ये लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। वही आंसर आएंगे। सारे मान अपन ने यहाँ लिख रखे, देखो ए का मान लिख रखा है, डी का लिख रखा है, ए एन का लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो देखो अपने पद 13 हो गए, तो 13 पदों का योग पूछा है, मतलब उसने, है ना। कितने पद है भाई, ये 13 पद है। ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये 13वां पद है, ध्यान रखना। तो एस 13 का मान निकालना अपने को, ठीक है। तो यहाँ देखो 13 आ जाएगा, एन का मान क्या आएगा 13, 13/2। ये क्या है बोलो, प्रथम पद। प्रथम पद का मान तो 34 है, ये लिख दिया 34 अपन ने। प्लस ए एन का मान देखो, आपके एन का मान देखो, एनवा पद यानी कि 10वां पद। ये कितना दे रखा देखो, सॉरी 13वां पद, क्योंकि 13 है टोटल पद, और एनवा पद ये वाला पद होगा, ध्यान रखना। तो ये वाला पद तो 10 है, तो 10 आ जाएगा। एन का मान 10, देखो यहाँ लिख भी रखा है अपन, एन बराबर 10, तो 10 लिख दिया। तो ये 13/2 तो ऐसे लिखा, ठीक है। और देखो 34 और 10 और जुड़ जाएंगे तो 44 हो जाएंगे। और 44 को अपन 2 से काट देंगे तो 22 बार कट जाएंगे, 22 दूना 44 हो जाएंगे, 22 आ गया। तो चलो 13 का गुणा कर दो, 13 दूना 26 का 6 हासिल, 2 13 दूना 26, 26 27 28, 286 हो जाएंगे। तो आपके देखो ये आपके जो यहाँ पर इस श्रेणी का जो योग आएगा 286 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सवाल को उतार भी सकते हो। तो जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों, आज यहीं तक जो है अपन अगला जो है आधा भाग और जो है अपन अगले लेक्चर में लेंगे। तो आप जो है वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटी का बटन जो है उसको जरूर, ठीक है, ताकि आने वाले जो है नए लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। और आपको जो है नवरात्र की शुभकामनाएं मेरे प्यारे, जो है आपको बहुत अच्छे नंबर आए। ये तो आप जो है खेले भी बहुत, गरबा है बहुत खेले, लेकिन पढ़े भी बहुत। आपके गरबा जो है रात्रि में खेले जाते हैं, सवेरे शाम पूजा की जाती है माता रानी की, तो आप पूजा कर ले और उसके बाद में खूब खेले, ठीक है। शाम को और सवेरे खेले, बाकी जो समय मिलता है उसको याद करने में जरूर लगाए, ठीक है। अभी नवरात्रा चल रहे हैं तो माता रानी का आशीर्वाद भी रहेगा तो बहुत अच्छा याद होगा, है ना। जय श्री महाकाल में तो गगन, तेरी जय, तेरी जय जयकार हो मैया, तेरा नाम संसार हो।